अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारिस अली ताहिर है और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इसके अंदर हमने हीट और टेम्परेचर की वजह से जो सब्सटेंस के अंदर आने वाली एक्सपेंशन है उसको स्टडी करना है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ 2-3 चीज़ें जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, इनमें से कोई भी सब्सटेंस हो, उसको जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जब मैं हीट की बात करता हूं तो इसका मतलब ये है कि थर्मल एनर्जी, जब भी हम इन सब्सटेंस में से किसी को भी थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो थर्मल एनर्जी के मिलने से वो जो सब्सटेंस है हमारा, उसमें कुछ एक्सपेंशन आती है। यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस में से किसी को भी जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उस हीट के मिलने से हमारे जो ये सब्सटेंसेस हैं ये एक्सपैंड करेंगे। इसी तरह अगर हम किसी सब्सटेंस में से थर्मल एनर्जी को ले लेते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम अगर इसको ठंडा कर देते हैं, हम इनका टेम्परेचर कम कर देते हैं, यानी कि हमने इनको कूल कर दिया, इनके अंदर से थर्मल एनर्जी निकाल ली, तो हमारे पास जो इनकी एक्सपेंशन है वो कम हो जाती है और ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट देंगे या उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो एक्सपैंड करेगा, और अगर हम इनको ठंडा करेंगे, इनमें से थर्मल एनर्जी वापस ले लेंगे तो हमारे सब्सटेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऐसा होता क्यों है? जब भी हम कोई सब्सटेंस देखते हैं, लेट्स से हम यहाँ सॉलिड की बात करते हैं, तो सॉलिड के अंदर जो इसके एटम्स हैं ये सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसके अलावा ये और कोई भी मोशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं, इसके थर्मल एनर्जी इंक्रीज करते हैं, तो इसके अंदर जो मौजूद एटम्स हैं वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जितनी ज्यादा आप थर्मल एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, उतना ही इनके अंदर जो वाइब्रेशन है वो भी बढ़ जाएगी। इट मीन इनकी वाइब्रेशन में इंक्रीज आएगा। अब जब एक एटम वाइब्रेट करता है तो उसके वाइब्रेट करने की वजह से जो उसके नियर बाय दूसरे एटम्स हैं वो भी उसकी मोशन से इफेक्ट होते हैं, और इस मोशन की वजह से उनकी वाइब्रेशन भी इंक्रीज कर जाती है, और इसी इंक्रीज की वजह से जो हमारे जो सब्सटेंस है, उसके एटम्स हैं, उनको ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करनी पड़ती है। जब वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ एक्सपेंशन आती है। इसी तरह से लिक्विड्स के अंदर भी और गैसेस के अंदर भी यही एक्सपेंशन होती है, बस उनके अंदर जो एक्सपेंशन का मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन ये एक्सपेंशन हमें नजर क्यों नहीं आती, या हमने कभी इसको इस तरह ज्यादा फील क्यों नहीं किया कि हमारी अगर कोई चेयर है या अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस पड़ा है और उसको हमने धूप में रख दिया तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड क्यों नहीं कर जाता? तो इसको इस तरह से हम समझेंगे कि जो एक्सपेंशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत ज्यादा विजिबल होती है। तो जब हम सब्सटेंसेस का साइज बड़ा कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास रेलवे ट्रैक है, अब रेलवे ट्रैक के अंदर बहुत ज्यादा मेटल हमारे पास है, तो ये माइनर सी एक्सपेंशन भी जो है उस रेलवे ट्रैक के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन पैदा कर सकती है। या अगर हमारा कोई ब्रिज है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मेटल इस्तेमाल किया गया है, तो जब इसके अंदर एक्सपेंशन आएगी या कॉन्ट्रैक्शन आएगी, तो थोड़ी सी भी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो, क्योंकि सब्सटेंस बहुत बड़ा है, तो वो बहुत ज्यादा उसके अंदर असरअंदाज हो सकती है। तो थर्मल एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास जो फर्दर अगला टॉपिक है वो है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब है? सबसे पहले तो हमें यह चीज समझना होगी कि लीनियर से क्या मुराद होती है। लीनियर का मतलब होता है जो कि एक डायमेंशन में हो या स्ट्रेट लाइन में हो। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि जो सॉलिड्स हैं इनके अंदर ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से आती है, और हम इसका एक्सप्रेशन भी ड्रॉ करें। स्टूडेंट्स, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है हमारे पास, इसको स्टार्ट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और फिर इसको प्रूव करेंगे। कंसिडर वी हैव अ रॉड हुज ओरिजिनल लेंथ इज L0। लेट्स से हमारे पास एक रॉड है और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास वो L0 है। इनिशियल टेम्परेचर जो
जिसमें ये रॉड पड़ी हुई है वो हमारे पास है T0। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने इस रॉड को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करनी है और ये देखना है कि इसके लेंथ के अंदर कितना इंक्रीज हमारे पास जो है वो आएगा। तो ओरिजिनल लेंथ हमारे पास रॉड की थी L0 और जो इनिशियल टेम्परेचर था जिसमें रॉड पड़ी हुई थी वो T0 है हमारे पास। नाउ जब हमने इस रॉड को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की और उस थर्मल एनर्जी के मिलने से जो इंक्रीज आया हमारे पास इस रॉड के लेंथ के अंदर वो हमारे पास होगा डेल्टा L इज इक्वल टू L माइनस L0। ये डेल्टा L वो इंक्रीज है जो हमारी इस लेंथ के अंदर हमें मिल रहा है और ये L जो है ये इंक्रीज्ड लेंथ है जो कि हीट मिलने के बाद इंक्रीज हो गई। इसमें से जब हम L0 जो इनिशियल लेंथ थी वो निकालेंगे तो इंक्रीज इन लेंथ हमारे पास निकल आएगा। इसी तरह जब हमने इनिशियल टेम्परेचर के बाद इस रॉड को मजीद थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की तो इसके टेम्परेचर में भी कुछ इंक्रीज आएगा, तो इंक्रीज इन द टेम्परेचर वो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T0। ये वो इंक्रीज है जो कि लेंथ में इंक्रीज आने के बाद टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज हुआ था। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए हमने हमारी जो इंक्रीज्ड लेंथ है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहां से हमें एक बात जो है वो पता लगी कि जो हमारी इंक्रीज लेंथ है, ये हमारी लेंथ में जो इंक्रीज आता है दैट इंक्रीज डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ। यानी कि जितनी आपकी शुरू में लेंथ होगी रॉड की, अगर वो लेंथ जो है इनिशियल लेंथ रॉड की वो शुरू में ज्यादा हो तो उतना ही ज्यादा इंक्रीज आएगा। अगर वो इनिशियल लेंथ ही थोड़ी हो तो वो इंक्रीज भी कम आएगा। इसको हम इस तरह समझते हैं, लेट्स से अगर मेरे पास एक रॉड है उसका साइज इस मार्कर जितना है और इसको मैं थर्मल एनर्जी देता हूं, थर्मल एनर्जी के मिलने से इसमें कुछ इंक्रीज आता है और दूसरी तरफ जो मेरी रॉड है लेट्स से वो हमारे पास 10 फुट की है। उस 10 फुट की रॉड को जब मैं थर्मल एनर्जी दूंगा तो उसके अंदर जो इंक्रीज आएगा वो इसके इंक्रीज से लाजमी बात है ज्यादा ही होगा। इसका मतलब है जितनी ज्यादा इनिशियल लेंथ होगी आपकी रॉड की लेंथ में उतना ही ज्यादा इंक्रीज आएगा। So initial length is directly proportional to the increase in the length of a rod, and this increase in length is also directly proportional to the change in temperature. जितना ज्यादा आप टेम्परेचर में चेंज लाएंगे उतनी ही ज्यादा आपकी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उतना ही ज्यादा आपका जो है लेंथ में भी इंक्रीज आएगा। इसको हम मैथमेटिकली लिख भी सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। हमारी जो चेंज इन लेंथ है वो बराबर आ गई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनिशियल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के। अब अगर हम यहां से देखें तो डेल्टा L की वैल्यू हमारे पास क्या है वो हम यहां पर पुट कर देते हैं L माइनस L0। और यहां पर इससे पहले स्टूडेंट्स हम यहां पर ये देखते हैं डेल्टा L is directly proportional to L0 delta T. Delta L is the increase in the length, L0 is the initial length and delta T is the change in temperature. अब आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के बाद हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहां पर जो कांस्टेंट है हमारे पास वो होगा अल्फा, L0 delta T. This is the alpha that we introduced.
अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गई इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को आगे जाकर भी यूज करना है। अब अगर हम यहाँ पर इस डेल्टा एल की, डेल्टा एल हमारे पास आ जाएगा एल माइनस एल नॉट, एल माइनस एल नॉट इक्वल्स टू एल्फा, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब हमने यहाँ पर इंक्रीज्ड लेंथ फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स हमने एल फाइंड आउट करना है। सो एल को हम यहीं रहने देंगे और एल नॉट को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अल्फा एल नॉट डेल्टा टी प्लस एल नॉट। अब अगर आप देखें इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास ये जो एल नॉट है ये कॉमन आता है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एल नॉट कॉमन, एल नॉट इंटू एल्फा डेल्टा टी प्लस 1। इसको आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। दिस इज द एक्सप्रेशन विच इज रिटन इन योर बुक। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंक्रीज्ड लेंथ, कि आपकी लेंथ में इंक्रीज कितना आ रहा है, आप इस फॉर्मूले के जरिए किसी भी सब्सटेंस की लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां से एक और एक्सप्रेशन जो आपकी बुक में दिया गया है वो है अल्फा। व्हाट इज अल्फा? ये जो अल्फा हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड आउट किया था, इसकी वैल्यू निकालते हैं और इस अल्फा को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। दिस अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, इसके बारे में भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अल्फा की वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन 1 से ड्राइव करते हैं। अल्फा को हम यहीं पर रहने देंगे और जो भी इसके साथ चीजें हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर दूसरी तरफ ले आएंगे। डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो ये आपने याद करना है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसके अंदर से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन भी आपको आना चाहिए और इसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। इसके बाद हम करेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी बिल्कुल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से रिलेट करता है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में हमने सिर्फ बॉडी की लेंथ के अंदर या सब्सटेंस की लेंथ के अंदर इंक्रीज को जो है वो देखा था। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के अंदर हम देखेंगे कि सॉलिड्स जो हैं जब उनको हीट किया जाता है तो उनके वॉल्यूम में भी जो है इंक्रीज आता है। मीन्स उनकी लेंथ, विड्थ और ब्रेथ में एक साथ जो है थर्मल एनर्जी की वजह से इंक्रीज आना वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। इसको भी हम उसी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। से वी हैव अ सॉलिड सब्सटेंस whose volume is V naught, whose initial volume is V naught, और जो इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास वो भी T नॉट है। जिस तरह हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में देखा था कि जब हमने इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की तो हमारा जो चेंज आया या इंक्रीज आया लेंथ में, यहां पर हमने देखना है इंक्रीज इन वॉल्यूम, वो हमारे पास डेल्टा V था। अब डेल्टा V हमारे पास बराबर होगा V माइनस V नॉट, और जो इंक्रीज इसके टेम्परेचर में आया वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे, दैट इज डेल्टा T, विच इज T माइनस T नॉट। इनिशियल वॉल्यूम V नॉट, इनिशियल टेम्परेचर T नॉट। अब हमने उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की तो उसके वॉल्यूम में जो इंक्रीज आ रहा है दैट इज डेल्टा V, और वो हमारे पास आएगा V माइनस V नॉट। इनिशियल वॉल्यूम में से फाइनल वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे। अब हमने यहाँ पर जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है
V, वो फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है हमारे चेंज इन टेम्परेचर के और इनिशियल वॉल्यूम के, जैसा कि हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था। यानी कि जितना वॉल्यूम इनिशियली आपके किसी बॉक्स का या सॉलिड का होगा उतना ही उसमें इंक्रीज है। इसी तरह से देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई छोटा सॉलिड है या कोई छोटा सब्सटेंस है, उसके वॉल्यूम को जब हम थर्मल एनर्जी देंगे तो वो इंक्रीज करेगा, जबकि इसके बरक्स अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा सब्सटेंस है जिसके आप बहुत बड़ा वॉल्यूम है, जब हम उसको थर्मल एनर्जी देंगे तो उसके अंदर जो इंक्रीज आएगा वो डेफिनेटली छोटे सब्सटेंस से ज़्यादा ही होगा। सो इट मीन्स हमारे पास डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ पर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V नॉट डेल्टा T। This beta is the proportionality constant in volume thermal expansion। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन B कह लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ से बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम देखें डेल्टा V, वो हमारे पास आता है V माइनस V नॉट। V माइनस V नॉट इज इक्वल टू बीटा V नॉट डेल्टा T। हमें चाहिए V इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, सो V हम इधर ही रहने देंगे, V नॉट को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। V नॉट प्लस बीटा V नॉट डेल्टा T वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास V नॉट जो है वो कॉमन है। V नॉट हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास बनेगा 1 प्लस बीटा डेल्टा T। सो दिस इक्वेशन इज फॉर द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई अगर आपने किसी भी वॉल्यूम का थर्मल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। सो V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। अब हम यहाँ पर बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। बीटा की वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन B से निकलेगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो बीटा हमारे पास आ रहा है डेल्टा V over V naught delta T। This is the value for beta, which is the volume coefficient of volume thermal। इसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी आपको आनी चाहिए। लास्ट में हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के दरमियान जो रिलेशन है उसको भी स्टडी करते हैं, वो भी हमारे पास MCQ में पूछा जाता है। सो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। दिस इज द एक्सप्रेशन। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमारे पास MCQs में आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे चैप्टर नंबर 8 की जो थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।